घर की रानी शांति देवी अपनी आंखें खोलती सफ़ेद चादरें, कीटाणुनाशक की तीखी गंध और दीवार पर जमी उदासी। अस्पताल का यह कमरा उन्हें अपने जीवन का एक खाली अध्याय लग रहा था। 8 दिनों के बाद जब उन्हें छुट्टी मिली तो उनके मन में एक ही उम्मीद थी, उनका बेटा रोहन और बहू प्रिया उन्हें लेने आएंगे। लेकिन इंतजार करते करते सूरज ढल गया। अंत में उन्होंने एक ऑटो रिक्शा लिया जिसकी धीमी गति उनके दिल की धड़कन से धीमी लग रही थी। हर गली, हर मोड़ उन्हें अपने घर के करीब ला रहा था, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी आशंका बैठ गई थी। जब वह अपनी गली में पहुंची तो उन्होंने अपने ही घर के अंदर से हंसी और बातचीत की आवाज़ें सुनी। उन्होंने सोचा शायद रोहन और प्रिया अंदर मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब वह गेट पर पहुंची तो कोई बाहर नहीं आया। उन्होंने खुद ही भारी बैग खींचे और लड़खड़ाते हुए अंदर दाखिल हुई। ड्राइंग रूम में प्रिया अपने रिश्तेदारों के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और रोहन अपने फोन में व्यस्त था। शांति देवी को देखकर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शांति देवी ने दर्द से कहा, बेटा रोहन, मेरा सामान। रोहन ने बिना देखे कहा, माँ आप अंदर जाएं, हमें अभी मेहमानों के साथ व्यस्त रहना है। शांति देवी को गहरा सदमा लगा। वह अंदर गईं और देखा कि उनके कमरे का दरवाज़ा बंद था। प्रिया ने लापरवाही से कहा, ओह माँ, अब यह कमरा हमारा है। हम अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहे हैं और प्रिया गर्भवती है, इसलिए हमें बड़े कमरे की ज़रूरत है। शांति देवी ने कांपते हुए पूछा, तो मेरा सामान कहाँ है? स्टोर रूम में है, जहाँ अब आपका नया कमरा है, रोहन ने कहा। उसकी आवाज़ में कोई पछतावा नहीं था। शांति देवी ने देखा कि उनके पति की तस्वीर भी वहाँ से हटा दी गई थी। उनका दिल टूट गया। जिस बेटे को उन्होंने सब कुछ दिया था, उसने आज उन्हें ही पराया कर दिया था। अगले कुछ दिन उनके लिए एक सदमे की तरह थे। घर में मेहमानों का शोर था, हंसी थी, लेकिन शांति देवी के लिए केवल चुप्पी और उपेक्षा थी। वह अपने छोटे धूल भरे स्टोर रूम में बंद रही। उन्हें कभी खाने के लिए नहीं पूछा गया। प्रिया, रिश्तेदारों उन्हें एक अजीब नज़र से देखते थे, जैसे वह कोई बोझ हों। एक दिन भूख से परेशान होकर वह रसोई में गई। वहाँ वह देखती हैं कि मेहमानों के लिए तरह तरह के पकवान बन रहे हैं। प्रिया ने उन्हें देखा और कहा, अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मेहमानों के सामने मत आइए। यह अपमान शांति देवी के लिए असहनीय था, लेकिन वह चुप रहीं। आखिरकार वह दिन आया जब उनका सब्र टूट गया। रात को डिनर के समय रोहन ने उन्हें बाहर बुलाया। माँ, आप यहाँ सोफे पर नहीं बैठ सकती, मेहमान बैठे हैं, आप जाइए और हमारे लिए डिनर बनाइए। शांति देवी ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में अब उदासी नहीं, बल्कि एक चिंगारी थी। उनकी आवाज़ में दृढ़ता थी जो बरसों से दबी हुई थी। बस बहुत हुआ रोहन, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। अब मैं और अपमान नहीं सह सकती। रोहन और प्रिया दोनों चौंक गए। तुमने मेरे पति के जाने के बाद सोचा कि मैं अकेली हूँ, कमज़ोर हूँ और तुम जो चाहो मुझसे करवा सकते हो। तुमने मुझे इस घर में केवल एक मेहमान से भी बदतर बना दिया। शांति देवी की आवाज़ में एक अजीब सी ताकत थी। प्रिया ने उपहास से कहा, ओ माँ, नाटक मत कीजिए, अब आप इस घर की मालिक नहीं है। शांति देवी ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराई। तुम गलत हो प्रिया, उन्होंने कहा। सुरेश जी मेरे जाने से पहले एक कागज़ छोड़ गए थे जिस पर लिखा है कि यह घर मेरे नाम पर है और मैं ही इसकी एकमात्र मालिक हूँ। पूरे कमरे में सन्नाटा सा छा गया। रोहन और प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके रिश्तेदारों की आंखें आश्चर्य से बाहर आ गईं। शांति देवी ने अपनी बात जारी रखी, यह घर मेरा है, मेरे पति का प्यार है और मैं तुम्हें दो विकल्प देती हूँ। उनका स्वर शांत लेकिन बेहद कठोर था। या तो तुम इस घर में किराएदार बनकर रहोगे और मेरे बनाए गए नियमों का पालन करोगे, या फिर तुम अभी और इसी क्षण मेरे घर से बाहर चले जाओ। रोहन और प्रिया
के चेहरे पर शर्मिंदगी और डर था। उनके सारे सपने एक पल में टूट गए थे। उन्होंने शांति देवी के सामने झुकते हुए कहा, माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हम गलती कर बैठे। और उसी रात शांति देवी अपने कमरे में शांति से सोईं, जहाँ उनका सामान फिर से रख दिया गया था। रोहन और प्रिया ने चुपचाप उनके सारे सामान को वापस रख दिया था। जिस बेटे और बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था, आज वही उनके नियमों का पालन कर रहे थे। शांति देवी की एक छोटी सी चिंगारी ने उन्हें वृद्धाश्रम के बजाय अपने ही घर की रानी बना दिया था।